जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सीटेट जुलाई 2024 के एग्ज़ाम को देखते हुए सीडीपी का 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किस सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी होती है। तो शिक्षक के अंदर धैर्य होना चाहिए और दृढ़ता होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही है। शिक्षक के अंदर धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि क्या हो सकता है कि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, तो जबकि ये गलत होता है। फिर शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करके, तो ये भी गलत है। फिर कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, तो ये भी गलत है इसमें। फिर उसके बाद दिया गया है चौथा है कि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करके और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, तो जो कि ये सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि निम्न में से कौन सा कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। तो कौन सा कथन है जो सीखने की प्रक्रिया को विशेषता नहीं मानना चाहिए। तो यह है शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम का प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा है कि डैश डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। तो एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। तो ऑप्शन नंबर इसका भी सही है कि विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना जो कि एक अभिप्रेरित शिक्षक का संकेतक माना जाता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर पाँचवा है कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन वह विद्यालय में काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि क्या दर्शाता है इसमें। तो इसमें दर्शाता है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, इसलिए वह विद्यालय में ज़्यादा बातें करती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है। तो कौन सा क्षेत्र है जो कि इस उद्देश्य के साथ संबंध है। तो शिक्षा मनोविज्ञान है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, शिक्षा मनोविज्ञान है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7वां है कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। तो सीखने की प्रक्रिया में कौन सा अभिप्रेरणा होता है। तो इसमें जो है शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है कि शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, ये जो कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का कार्य करता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो किस पर आधारित है। तो ये आधारित है कि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। तो ऑप्शन नंबर इसका भी सही है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है। तो ये सीखने का प्रभाव नियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है कि सीखने का प्रभाव नियम से यह संबंधित है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए। तो बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को क्या भूमिका निभानी चाहिए। तो इसमें जो है अग्रो उन्मुखी का भूमिका निभानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, अग्रोन्मुखी का भूमिका निभानी चाहिए माता पिता को बच्चे को सिखाने की प्रक्रिया में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया।
तो सीखने की अंतर्दृष्टि ध्यान को किसने बढ़ावा दिया? तो ये किसके द्वारा बढ़ाया गया था? ये बढ़ाया गया था गेसाल्ट सिद्धांतवादी के द्वारा। गेसाल्ट सिद्धांतवादी के द्वारा बढ़ाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। तो अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। तो ये अग्र सक्रिय की भूमिका अभिभावकों की होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है विद्यालय एवं कक्षा में। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है, विद्यालय एवं कक्षा में किया जा सकता है, जो कि ये सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि डैश डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेतक के रूप में विचेतित किया जाता है। तो विवेचित किया जाता है कि क्या किया जाता है? तो इसमें किया जाता है कि विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। ऑप्शन नंबर इसका सही है, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, जो कि अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो किस पर आधारित है कि शिक्षण की खेल विधि? तो ये आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर इसका सही है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण। तो अधिगम के प्रकरण में अभिप्रेरण क्या होता है? तो ये होता है कि नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है कि नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्विमुख किया जाता है? तो ये किया जाता है दृश्य साधन में। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, दृश्य साधन में किया जाता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? तो शिक्षण कुशलता से कौन संबंधित है? तो ये संबंधित है श्यामपट्ट पर लिखना, जो कि ये सही है। प्रश्नों को हल करना, ये भी सही है। प्रश्न पूछना, तो ये भी सही है, यानी कि उपरोक्त में सभी सही हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि सभी सही हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है कि कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या होता है कि जो विद्यार्थी कक्षा में प्रश्न पूछते हैं तो वे जो हैं लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक अभिभावक के पास विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप क्या करेंगे? तो उसमें क्या करना है, इसमें जो है आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, तो आप उससे स्वयं मिलने जाएंगे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होता है। तो किस पे आधारित होता है? तो ये आधारित होता है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, उनके अभिभावकों के चित्तवृत्ति पर आधारित होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या अर्थ है? तो एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। तो उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं का हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को आधिकारिक परामर्श दिया जाता है। तो क्या दिया जाता है? तो इसमें दिया जाता है कि परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्न के लिए उत्तर देने के लिए छात्र को अभ्यास करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है कि परीक्षण में
आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास करना चाहिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है कि शिक्षण का सत्तावादी स्तर है, तो शिक्षण का सत्तावादी स्तर कौन सा है? तो शिक्षक केंद्रित। ऑप्शन नंबर इसका ये सही है, शिक्षक केंद्रित है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्न में से कौन शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? तो निम्न में से कौन शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? इसमें जो है विभेदीकरण स्तर, जो कि ये शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही है, जबकि ये नहीं है विभेदीकरण स्तर। इसमें स्मृति स्तर, समझ स्तर और चिंतनशील स्तर शिक्षण अधिगम का स्तर माना जाता है, जबकि विभेदीकरण ये शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं माना जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप क्या करेंगे? तो यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप क्या करेंगे? तो उसमें करना है कि उसे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उसके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, उससे केवल तब प्रश्न पूछा जाएगा कि जब वह उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है। तो अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या होता है? तो सबसे अच्छा उपचार जो होता है निदानात्मक शिक्षण। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है, निदानात्मक शिक्षण, जो कि ये सबसे अच्छा उपचार होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है। तो एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है तो पुरस्कार देकर के। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है कि पुरस्कार देकर के वह विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है कि मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सर्वाधिक हैं के विकास का क्या अर्थ है? तो मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सर्वाधिक हैं तो विकास का क्या अर्थ होता है? तो इसमें जो विकास का अर्थ होगा अभिव्यक्ति होगी। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, अभिव्यक्ति होगी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो अच्छी जानकारी कौन सी होनी चाहिए? तो ये बाल मनोविज्ञान का होना चाहिए, जो कि ये सही है। बच्चों को समझने की प्रवृत्ति का होना चाहिए, ये भी सही है। विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत का होना चाहिए, तो ये भी सही है। तो इसमें जो कि सभी सही हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि मनोचित्र, तो मनोचित्रण का संदर्भ है। तो मनोचित्रण का संदर्भ क्या होता है? तो इसमें मन के प्रकार्य का अन्वेषण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, मन के प्रकार्य का अन्वेषण किया जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण है। तो विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण क्या होता है? तो ये होता है समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति, ये जो कि विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण बनता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए क्या किया जाता है? तो विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए क्या किया जाता है? तो इसमें समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। तो समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? तो शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने आपको एक बधाई पत्र भेजा है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? तो उसमें कर सकते हैं कि उन्हें धन्यवाद देंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका भी सही है, उन्हें धन्यवाद देंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है कि जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझता है कि वह क्या हो गया है? तो वह समझता है कि यह वैयक्तिक असफलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है कि यह समझता है कि वह वैयक्तिक असफलता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे? तो यदि किसी कक्षा में आप एक पाठ को पढ़ा रहे हैं और विद्यार्थी उस विषय से संबंधित प्रश्न नहीं पूछता है, तो आप उससे क्या करेंगे?
तो उसमें जो है कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे, तो कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है, तो अच्छी लिखावट होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका ये सही है, अच्छी लिखावट होनी चाहिए। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे। तो आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे। ऑप्शन नंबर सी से इसमें कारण जानने की चेष्टा करेंगे। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है कि विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है। तो विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित होता है, इसमें जो है गहन अध्ययन के द्वारा उचित होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, गहन अध्ययन के द्वारा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। तो सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण होता है, तो ये मित्रों के द्वारा उपसाह, मित्रों के द्वारा उपसाह करना, जो कि ये सकारात्मक दंड होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरक एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। तो निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपरोक्त नहीं है, तो कौन सा होता है, तो ये होता है यह व्यक्ति की अप्रिय स्थिति को दूर रखता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, यह व्यक्ति की अप्रिय स्थिति को दूर रखता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है कि किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। तो किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो ये अभ्यस्तता कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही है, अभ्यस्तता कहलाता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है कि विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। तो विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। तो वह कौन सी विधि है जो कि अध्यापक को नहीं करना चाहिए, तो उसमें दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, जो कि ये अध्यापक को नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है कि उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें जो कथन सही दिया गया है, इसमें जो कथन सही दिया गया है, तो पहला है कि उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है, तो जो कि ये सही है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है, तो जो कि ये भी सही है। फिर इसके बाद तीसरा है कि यदि व्यक्तियों के माध्यम प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है, तो ये भी सही है। यानी कि इसमें तीनों सही था, तो उपरोक्त में से सभी सही हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है कि कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते हैं। उनके व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरक्षा तंत्र परिलक्षित होता है। तो कौन सी प्रतिरक्षा तंत्र परिलक्षित होता है, तो ये होता है विस्थापन का। ऑप्शन नंबर इसमें भी सही है, विस्थापन का होता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या में 200 से अधिक हैं तो विद्यार्थी अध्यापक अवश्य अनुपात होगा। तो विद्यार्थी और अध्यापक का आवश्यक अनुपात होगा, तो आवश्यक अनुपात क्या होगा, तो इसमें आवश्यक अनुपात जो होगा वह 40 का होगा। ऑप्शन नंबर इसमें भी सही है, 40 का होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। तो बताना है कि कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। तो इसमें दिया गया है कि शिक्षण अन्वेषण है, ये जो कि सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, शिक्षण अन्वेषण है, ये सत्य नहीं है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है कि एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की माँ ने उसे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो।
लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है, तो यह कैसा उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण है श्रृंखलागत अधिगम का, तो श्रृंखलागत अधिगम का है, तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही है, श्रृंखलागत अधिगम। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है कि बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। तो बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा, इसके बारे में बताना है। तो इसमें जो है प्रशंसा एवं दोषारोपण, जो कि ये सही है, प्रतिद्वंदिता ये भी सही है, पुरस्कार एवं दंड ये भी सही है, परिणाम का ज्ञान ये भी सही है। तो यानी कि इसमें चारों सही हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से सभी सही हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 50 है कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे को व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव को कहा जाता है। तो प्रत्यक्ष अनुभव को क्या कहा जाता है? तो इसमें कहा जाता है सामाजिक अधिगम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही है, सामाजिक अधिगम कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है कि अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। तो अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है, तो क्या लक्षण है अधिगम निर्योग्यता का? तो इसमें दिया गया है अवधान संबंधित बाधा या विकार होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, अवधान संबंधित बाधा या विकार होता है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 51 तक देखा है। फिर उसके आगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 52 से देखेंगे, जो कि ये सीटेट जुलाई 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण CDP है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। तो धन्यवाद।